कोई एक बूथ, कोई दो बूथ, कोई एक प्रखंड, कोई इतना, कोई एक गाड़ी, इतना मेरे जन समर्थन। क्राउड फंडिंग भी होगा, जनता पैसा भी देगी एकदम। कि जब हरिजन महिला शादी करती है अंतर जाति अंतर धर्म से, तो उसका रिजर्वेशन समाप्त हो जाता है। वही संविधान में जब आदिवासी महिला शादी करता है किसी गैर धर्म से, गैर जाति से, उसका रिजर्वेशन नहीं समाप्त। रूढ़िवादी व्यवस्था को समाप्त करने की कहीं न कहीं एक सोच हुआ होगा, इस वजह से आज ये है खामी है। उस खामी को हमारा आज के समय में इसको मिटाने की जरूरत है। मैं अपील करूंगा सभी लोगों से। अच्छा, आपकी दावेदारी के बाद जेएमएम को भी सोचना पड़ रहा है कि वो सोमेश सोरेन पर दाव खेले या कोई नया चेहरा सामने। जितने मेरे अंदर जो छुपी हुई ज्वाला है वो सामने आई। और राज्य में हमने पूरे राज्य का मैंने पद यात्रा किया है, एक एक गांव चप्पा चप्पा पैदल घूम करके देखा है। पैसा भी देगी, वोट भी देगी। मैं दावे के साथ कहता हूँ, मेरे मुझसे लोग प्यार करते हैं। दोस्तों, घाटशिला का समर जैसे जैसे सज रहा है, कई चेहरे सामने आ रहे हैं और कई ऐसे चेहरे जिनके बारे में कल तक माना जा रहा था कि सिर्फ और सिर्फ वही चेहरे होंगे, अब उन चेहरों पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा होता दिख रहा है। दरअसल मैं बात कर रहा हूं भाजपा की। जिस तरह से घाटशिला में उपचुनाव की स्थिति बनी और शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के मृत्यु के बाद वह सीट खाली हुआ, उसके बाद माना जा रहा था कि भाजपा की ओर से एक बार फिर से बाबूलाल सोरेन मोर्चा संभालेंगे। लेकिन भाजपा के अंदर अब कई चेहरे सामने आते दिख रहे हैं और इसके बीच जिस तरह से कुणाल सारंगी ने अपने ट्वीट में दावा कर दिया कि भाजपा के कई चेहरे यानी भक्तों की पार्टी के कई चेहरे उनके संपर्क में है, उसके बाद एक संदेह की स्थिति तो जरूर बन गई है। अब कई चेहरों पर संदेह व्यक्त किया जा रहा है, उसमें एक चेहरा रमेश हांसदा का भी है। रमेश जी, जोहार। जोहार जोहार जोहार। कुणाल सारंगी आपके साथी रहे हैं, भाजपा में रहे हैं, प्रवक्ता रहे हैं, वो एक मित्र मंडली या भक्त मंडली उनके संपर्क में है। इशारा तो रमेश हांसदा की ओर तो नहीं है। कुणाल सारंगी मेरा छोटा भाई जैसा है। अच्छा। और मैं जिला अध्यक्ष हुआ करता था। हाँ। और उसको मैंने पार्टी में शामिल किया था मेरे नेतृत्व में, गायागोड़ा। हाँ। किस्मत था, विधायक का बेटा था, पार्टी ने टिकट दिया, विधायक बना। आज भी मेरा छोटा भाई की तरह। अब पता नहीं किस संदर्भ में किसके लिए कहा है। छोटा भाई बड़ा भाई के नब्ज को पहचान रहा है और छोटे भाई के इशारों को भी पहचान रहा है। इस छोटे भाई क्या खेल खेलना चाहता है, क्या खेल है ये कोई खेल होगा उन लोगों का। अच्छा, तो भाजपा में कंफ्यूजन पैदा करना चाहते हैं। छोटा भाई ने बात को बोल करके खुद ही प्रमाणित कर दिया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा मेरी दावेदारी के बाद कमजोर पड़ गया। अच्छा, आपकी दावेदारी के बाद जेएमएम को भी सोचना पड़ रहा है कि वो सोमेश सोरेन पर दाव खेले या कोई नया चेहरा सामने। एकदम निश्चित रूप से अब उनपे अब मंथन चल रहा है और उनकी दिमाग काम नहीं कर रहा, इसलिए इस तरह का बयान दे करके अपने आप को साबित कर दिया कि हम कमजोर हैं। इसलिए कि पूरी झारखंड मुक्ति मोर्चा जानती है और स्वयं कुणाल भी जानता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर मेरी पकड़ है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर आपकी पकड़ मजबूत है उन कार्यकर्ताओं की जिनके बदौलत मैं जिला अध्यक्ष बना। अच्छा, ये वही क्षेत्र है, मतलब पुराने घर में भी अभी आपकी पकड़ मजबूत है, इसलिए कि मैं कार्यकर्ताओं को साथी रहा। अच्छा अच्छा अच्छा। मैंने कार्यकर्ताओं के साथ संगठन को चलाया है। मैं आपको एक बता रहा हूँ कि मैं 2001 से रामदास जी का विधायक बनने तक उनको टोकरी छाक में हम लोग घाटशिला से लड़ाए थे चुनाव, जब वहाँ अलायंस कर दिया था। और टोकरी छाप में हमने अच्छा वोटों से मैंने उनको एक समकक्ष लेके आया था, मात्र 2000 वोट से हम लोग हारे थे। तो वो वही कार्यकर्ता थे। उसके बाद हम लोग फिर सिंबल मिला 9 में, और 9 में निश्चित रूप से जीत हासिल करने में मेरी बात। रामदास जी जिला अध्यक्ष हुआ करते थे, मैं जिला का प्रवक्ता हुआ करता था। और मैं उस जमाने में
पूरे राज्य में पहला जिला का प्रवक्ता रमेश हांसदा बना। जिला स्तरीय प्रवक्ता नहीं हुआ। जहां तक मेरी जानकारी है, अभी आप राष्ट्रीय कार्यकारिणी जो एसटी मोर्चा का है उसके सदस्य हैं, पश्चिम बंगाल के सह प्रभारी हैं और स्टेट मतलब झारखंड जो कार्यकारिणी समिति है उसके सदस्य है। अनुसूचित जाति का यह मुख्य संगठन का, तो निश्चित रूप से एक बड़ा चेहरा है आप झारखंड की पॉलिटिक्स में और खासकर घाटशिला और कुल्हान की पॉलिटिक्स में। पर एक सवाल जानना चाहेंगे, आप तो लगातार डीलिस्टिंग की बात करते रहे हैं, भले ही आज चंपाई सोरेन उसे मुखरता से उठा रहे हैं, पर इस कुल्हान में इसकी आवाज तो या इसका अलग तो रमेश हांसदा ने जगाया था। आप क्या कहेंगे? जब 2016 में मैं अंतरजातीय विवाह मामला को सामने लाया और मैंने कहा था कि अंतरजातीय विवाहित महिला को आरक्षण नहीं दिया जाए, जमीन की अधिकार खरीदने का नहीं दिया जाए और चुनाव नहीं लड़ने दिया जाए, तब कई लीडर लोग मेरे ऊपर हंसे थे। आज जो लोग मैंने इन बातों को रखते हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है कि आज 2016 में उठाया हुआ मुद्दा मैंने पार्टी के अंदर भी इंजेक्ट किया। आज निशिकांत दुबे जी उन मुद्दे को पार्लियामेंट तक में इन बात को कहा कि आज किस तरीके से अंतर्जातीय विवाह करके हमारी जमीनों को, हमारी बहू बेटियों पर आज नजर रख करके हमारे पूरे समाज को खोखला कर रहा है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरे उन मुद्दों को आज उठाया जा रहा है। आपके मुद्दे को उठाया जा रहा है, आपके मुद्दे की चोरी हो गई? नहीं, चोरी नहीं है। मेरा दिन वो दिन बहुत खुश होगा जिस दिन ये मुद्दा पार्लियामेंट में गूंज करके बिल बनेगा और इस पे रोक लगेगा। इस मुद्दा का सृजन हमने किया, इसके लिए मुझे अपने आप में गर्व है कि मैंने इन मुद्दा को सामने लाया, रिसर्च किया इस पे कि आखिर क्या वजह। मैं इसका वजह मैं बताना चाहूंगा। भारतीय संविधान में एक छेद है हमारे खिलाफ में, हमारे हित के खिलाफ में। वो ये है कि जब हरिजन महिला शादी करती है अंतरजातीय अंतरधर्म से, तो उसका रिजर्वेशन समाप्त हो जाता है। वही संविधान में जब आदिवासी महिला शादी करता है किसी गैर धर्म से, गैर जाति से, उसका रिजर्वेशन नहीं समाप्त होता है। उसमें कहा जाता है कि वो जन्म से आदिवासी है, इसीलिए उसको रिजर्वेशन दिया जाता है। तो हरिजन समुदाय जन्म से हरिजन नहीं है क्या? तो कहीं ना कहीं संविधान में हमारी उस आदिवासियत के ऊपर, आदिवासियत को जो एक ढांचा था, उस ढांचे को छेद करने के लिए, हमारी जमीन को लूटने के लिए, हमारे रूढ़िवादी व्यवस्था को समाप्त करने की कहीं ना कहीं एक सोच हुआ होगा, जिस वजह से आज ये है खामी है। उस खामी को हमारा आज के समय में इसको मिटाने की जरूरत है। मैं अपील करूंगा सभी लोगों से, सभी राजनीतिक दलों से, सभी सामाजिक लोगों से कि इस मुद्दे को उठाया जाए, इस मुद्दे का सॉल्यूशन किया जाए। और मैं आपको बता दूं, रघुवर दास जी ने इस मामले पे काम भी किया। उन्होंने कानून बनाया कि जो विवाहित महिला जमीन खरीदेगी, वो जमीन उसके पति का नाम उस कागज में होना होगा। यदि दूसरे जाति का होगा तो तब जमीन नहीं ले सकेगा। उन्होंने वादा किया था कि पंचायत अधिनियम में संशोधन करके अंतरजातीय विवाहित महिला को चुनाव नहीं लड़ा जाएगा, लेकिन उसके बाद उसकी सरकार में हम लोगों ने इस मुद्दे को स्टैब्लिश किया था स्टेट गवर्नमेंट ने। आप पेशा के मामले में भी काफी मुखर रहे हैं। कल या परसों की बात है, पूर्व पंचायती राज निदेशक निशा उरांव जमशेदपुर में थी। एक कार्यक्रम होता है जो आप परंपरागत जो प्रधान रहे आदिवासी समाज का, उनके बीच में, और वे कहते हैं और पहले भी कहते रही हैं कि एक साजिश की तहत झारखंड में पेशा को लागू नहीं किया जा रहा और इसके पीछे एक ऑर्गेनाइजेशन है। हालांकि उन्होंने नाम लेने से परहेज किया, लेकिन इशारा साफ साफ ईसाइयों की ओर था। मैं आग्रह करूंगा, उनके पिता स्वयं रामेश्वर उरांव जी के राजनीतिक है, कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई, क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी से इस मुद्दा को उठवाती है? क्यों नहीं उठवाती है निशा जी? ये तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि इन लोगों के मिले, आप सरकार में हैं और सरकार में रह करके, सरकार का अधिकारी होकर के आप इन चीजों को नहीं समझ सके। पॉलिटिकल मैटर में आप चूंकि कांग्रेस बैकग्राउंड से हैं, तो आपको तो इन चीजों को सामने लाना चाहिए था। हम तो विपक्ष की तरह हम उठा रहे हैं आवाज। आज हाईकोर्ट ने इस वजह से बालू के टेंडर को रोक दिया। पूरे राजस्व का आज नुकसान हो रहा, बालू चोरी होगा। तो आज
तो राज्य भी चीजों को पर कन्वर्टेड ईसाइयों पर सवाल तो आप खड़ा करते रहे, आप तो दावा करते रहे। अभी भी मैं खड़ा करता हूँ, अभी मैं कहता हूँ कि इन चीजों से बचना चाहिए आदिवासी समुदाय को और अपने अस्तित्व के लिए सामने आए। घर वापसी अभियान का भी समर्थन करते हैं आप? एकदम एकदम, मैं कट्टर आदिवासी हूँ, तो मैं चाहूंगा कि मेरा समुदाय मजबूत हो और कहीं ना कहीं अंधविश्वास का मामला भी इस धर्मांतरण के पीछे उनका भी होगा। यदि पार्टी आपको टिकट देती है तो आप विश्वास दिलाते हैं कि इन्हीं मुद्दों पर आप विधानसभा में आवाज उठाएंगे, आप मुखरता से उठाएंगे जो आज तक जमीन पे उठाते रहे। मैं सड़क में 30 साल से मामले को उठाते आया हूँ, तो मुझे सदन में जाने के लिए, सदन में जिस दिन मैं जाऊंगा उस दिन उन जितने मेरे अंदर जो छुपी हुई ज्वाला है वो सामने आएगी। और राज्य में हमने पूरे राज्य का मैंने पद यात्रा किया है, एक एक गांव चप्पा चप्पा पैदल घूम करके देखा है। पिछला विधानसभा चुनाव याद है आपको? करीबन 23,000 से आपके प्रत्याशी पीछे हो गए थे, बावजूद इसके रमेश हांसदा कहता है कि मैं तो झंडा गाड़ दूंगा। इसके पीछे की वजह क्या है? वजह यह कि मैं एक अनुशासित पार्टी का अनुशासित कार्यकर्ता हूं। मैंने अपने मुद्दों को प्रखरता के साथ रखा है और घाटशिला विधानसभा में मेरा बाकी अन्य प्रत्याशियों की अपेक्षा मैं दावे के साथ कहता हूं कि मेरा जनाधार है। आप मुझे लोग पसंद करते हैं, मुझसे लोग, वहां के कार्यकर्ता, वहां की जनता मुझसे प्यार करती है। मैंने वहां से विधायक जिताया है, मैंने वहां से सांसद जिताया है, 2 सांसद को मैंने वहां से निकाला है। सुनील महतो को चुनाव वहां से जिताया, उनकी हत्या हो जाती है बर्बरता के साथ। उसके बाद उनकी पत्नी को हमने वहीं से उसी क्षेत्र से जिताया है। रामदास सोरेन जी विधायक बने, मैंने पार्टी छोड़ा, उसके बाद जिस रामदास सोरेन जी को हमने जिताया था बहुमत के साथ, उसी सीट पे लक्ष्मण टुडू को हमने जिताया। और देश में पहली बार आजादी के उस क्षेत्र में भगवा लहराया, उसमें मेरा आदरणीय मुंडा जी का आदेश था हर हाल में उसे जाना है और मैंने पकड़। तो रमेश हांसदा इस बार यदि पार्टी टिकट देती है तो घाटशिला में भगवा झंडा बुलंद कर देगा, एकदम फहरेगा। क्या है इस कॉन्फिडेंस? एक जो आरोप आप पे लगता है, ये आपकी कमजोरी बताई जाती है कि रमेश हांसदा काम तो खूब करते हैं, प्रोग्राम भी करते हैं। भाई चुनाव लड़ने के लिए धनबल की जरूरत होती है। रमेश हांसदा यहाँ गुस्सा भी तो जाते हैं। ये मेरे विरोधियों का ये मनगढ़ंत कहा हुआ कहानी। मैं आप ही कह रहे हैं कि मैं प्रोग्राम करता हूँ, आप ही कहते हैं कि मैं सक्रिय रहता हूँ, आप ही कहते हैं कि मेरे सबसे ज्यादा कार्यक्रम है, सबसे ज्यादा न्यूज में रहता हूँ। तो भैया मेरे घूमने के लिए तेल लगता है, घूमने के लिए गाड़ी लगती है, संसाधन लगता है, 24 घंटा पूर्णकालिक कार्य करता हूँ, भोजन भी लगता है, बैठकें होती है तो व्यवस्थाएं भी लगती है, सभा होती है तो मंच भी बनाना पड़ता है। तो बिना अर्थ का तो नहीं होता है, बिना सहयोग का तो नहीं होता, लाखों खर्च होते हैं। यदि मेरे पास संसाधन नहीं है तो सब कहाँ से आते? पहला प्रत्याशी है जो खुलेआम बोलता है कि मुझे संसाधनों की कमी नहीं है। ईडी का डर नहीं लग रहा? क्या चीज का? मेरे तो जनता ही संसाधन है। अच्छा, मेरे तो जनता ही संसाधन है। गांव में लोग अपनी जिम्मेवारी उठा लेंगे, कोई 1 बूथ, कोई 2 बूथ, कोई 1 प्रखंड, कोई इतना, कोई 1 गाड़ी, इतना मेरे जन समर्थन। क्राउड फंडिंग भी होगा, जनता पैसा भी देगी, एकदम पैसा भी देगी, वोट भी देगी। मैं दावे के साथ कहता हूँ, मुझसे लोग प्यार करते हैं। 30 साल के दरमियान में मैं टिकट मांगते रहा, आज भी मांग रहा हूँ। जनता देख रही है, ये कार्यकर्ता निस्वार्थ भाव से जनता की सेवा करता है। इसका माँ बाप कोई शायद राजनीति में नहीं है, इसलिए इसको टिकट नहीं मिल रहा होगा, ये भी जनता चर्चा कर। तब तो आप भाजपा पे एक बड़ा एलिगेशन खड़ा कर रहे हैं कि चूंकि आपके पास पॉलिटिकल बारिश नहीं है, सियासी राजनीतिक बारिश नहीं है, क्या इसीलिए उपेक्षा हो रही है? नहीं, इसलिए उपेक्षा, सरकमस्टेंसेस ऐसे बन जा रहे हैं कि हमको टिकट नहीं। तब तो भाजपा के अंदर भी हम देखते हैं कि टिकट उसी को मिलता है जिसका धन, मतलब थैली मजबूत होता है। ऐसे नहीं है। मैं इस बात को खारिज करता हूँ। आज भी
भाजपा कार्यकर्ताओं की पार्टी। क्या आपने देखा कि नरेंद्र मोदी अपने भाई को चुनाव लड़ा रहा है? मोदी जी कभी अपने भाई को आगे बढ़ाया है क्या? देश के बड़े नेता कभी अपने ये लोग को आगे बढ़ाया है क्या? ये कहीं कहीं पर कुछ चीजें ऐसी आ जाती है जहां पर कुछ निर्णय लेना पड़ता है, जिससे हम लोग भी सहमत होते हैं। पीएम मोदी भले ही अपने भाई को चुनाव नहीं लड़वाए हों, चंपाई सोरेन तो अपने बेटे को लड़ा रहे हैं ना, ये वंशवाद नहीं है क्या? कुछ सरकमस्टेंसेस था राज, कोई पार्टी छोड़कर आया था, लगा था कि कुछ होगा। मैंने पार्टी के बाहर से एक चेहरा आता है और वो चेहरा इतना मजबूत होता है, इतना भारी होता है कि 3 दशक तक भाजपा का भगवा झंडा होने वाला रमेश हांसदा पीछे छूट जाता है। इतना भारी होता है क्या? ये भाग्य का खेल है। आ गए भाग बात पर। हाँ, बिना भाग्य का जीवन में कुछ नहीं होता है। कर्म के साथ साथ भाग्य चाहिए। हमारे माननीय नेताओं ने कई बार उनसे कहा कि लगता है रमेश तुम्हारा भाग्य नहीं था। भाग तो पार्टी ठीक करेगी ना, टिकट देना पार्टी का काम। भाग्य ऊपर वाला ठीक करता है, और जिस दिन मेरा भाग्य रहेगा उस दिन मैं निश्चित रूप से आपके साथ ही मैं विधानसभा घुसूंगा। ऐसा क्यों होता है कि रमेश हर इलेक्शन के पहले रमेश हांसदा के बारे में चर्चा होती है, फूल माला तैयार होता है, बैनर तैयार होता है, समर्थकों की भीड़ लगती है और टिकट दूर हो जाता है। आज न कल दिन आएगा, टिकट भी आएगा, चुनाव भी जीतेंगे, विधानसभा भी, और व्यवस्था को भी चला। यदि रमेश हांसदा को इस बार फिर से निराशा हाथ लगती है, एक बार फिर से टिकट से वंचित होता है, तो रमेश हांसदा हतोत्साहित होगा या अगले कदम की तैयारी करेगा? मुझे जितना ठोकर लगेगा मैं उतना मजबूत हूँ। ठोकर लगने से मुझे जरा भी, आज तो वो स्थितियां हो गई है। एक कविता थी, मैं मुझे याद नहीं आता, अब तो आंसू भी सूख गए निकलते निकलते, इसीलिए अब आंसू भी नहीं निकलता है। इसलिए उसकी चिंता ना करे। मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ और मैं अपना धर्म जब तक इस धरती पर हूँ अपना धर्म निभाता रहूंगा। चुनाव लड़ूं ना लड़ूं, अपने राजनीतिक कर्तव्य। कभी टीस तो पैदा होता होगा, पार्टी को बहुत सेवा की, पूरा जवानी कुर्बान कर दिया, अब तो बाल भी पकने वाला है, पार्टी ने वो सम्मान नहीं दिया। नहीं, हम नीति को नियति मान करके चलते हैं, किसी को दोष देना बेकार की बात है। अपने रास्ते चलते रहो, चराइवती चराइवती चराइवती, मंजिल आज न कल दूर। आज लोग कहते हैं कि बिना व्यवस्था का, बिना पैसा का, बिना ताम झाम के राजनीति, लेकिन आप जैसे लोगों का प्यार, मीडिया बंधुओं का प्यार, जनता का प्यार, नेताओं का प्यार, सभी लोगों का प्यार, मेरी चीजें कहीं रुकती भी नहीं है। मेरी गाड़ी चलती जा रही है और आगे भी चलेगी। जिस दिन उसको उस मुकाम तक पहुंचना होगा उस दिन कोई नहीं। अच्छा, एक सवाल होगा, आपको क्या लगता है, यदि हम 2009 की बात करें, 2014 की बात करें, 2019 और 24 की बात करें, भाजपा और जेएमएम में जो जीत और हार का अंतर होता था ना, वो मुश्किल 5 से 6 हजार का होता था। ऐसा क्या चूक हो गई भाजपा से, या बाबूलाल सोरेन में ऐसा क्या खोट रहा कि यह जो फासला है बढ़ते बढ़ते 23-24 हजार तक पहुंच गया? कहीं रणनीतिक चूक तो हुई है। समीक्षा करना चाहिए, पार्टी समीक्षा करती है इन सब चीजों की। पार्टी का अपना एक काम करने का तरीका है, कुछ चीजें अपने आप में होती जरूर। आपको लगता है कि पार्टी ने चूक की थी उस मामले में? नहीं, चूक नहीं की थी, प्रयोग होता है, कभी कभी कुछ चीजें होती है। और उस प्रयोग का बलि चढ़ गए रमेश हांसदा। पार्टी को एक बलि देना था। बलि चढ़े होते तो आज यहाँ थोड़ी होते। मैं सियासी बलि की बात कर रहा हूँ। नहीं, ऐसा नहीं बात। पार्टी की ओर से रमेश हांसदा को कोई आश्वासन मिला है, कोई सिग्नल मिली है? पार्टी ने कहा कि आप अपना काम करते रहो। आप कॉन्फिडेंट है सोमेश सोरेन को चुनौती दे डालेंगे? फिर से पूछ रहा हूँ, सामने कोई भी आए, अरे सामने आना मेरे लिए वो बहुत महत्व नहीं रखता कि कौन सामने है।
सहानुभूति की लहर होगी उनके साथ। और एक बात और याद दिला दूं, कोई भी लहर हो, टिकट मिल जाएगा तो सब सहानुभूति इधर है। एक बात याद दिला दूं, सूर सिंह बेसरा का नाम आपने सुना होगा, वहां के पूर्व विधायक रहे हैं। इस बार सोमेश सोरेन का महारथी बनने जा रहे हैं। उन्हें कहा भतीजा का जीत तो निश्चित करूंगा, तो आपके लिए तो चुनौती बड़ी होगी। मैं भी उनका शिष्य हूँ, आप भी शिष्य हैं। इसलिए उन सब चीजों से कहीं हमको कोई चिंता नहीं है। मैंने कल भी प्रेस में कहा, मुझ में वो क्षमता है कि शेर के मांद से भी वोट मैं निकाल सकता हूं। शेर के मान से भी वोट निकाल सकता हूं। रमेश हांसदा पूरा सरना शेर है रमेश हांसदा जी, सरना शेर एकदम पूरा सरना शेर, क्या पूरा जनता का शेर हूँ। हेमंत सोरेन आदिवासी शेर और रमेश हांसदा सरना शेर, जनता का शेर, जनता का शेर। 5 प्राथमिकताएं क्या होगी यदि आप जीत जाते हैं चुनाव, पार्टी टिकट देती है, तो घाटशिला में ऐसा क्या बड़ा बदलाव आप लाइएगा? घाटशिला माइंस का क्षेत्र से भरा पड़ा क्षेत्र है। रोजगार के लिए हमारे युवा तरस रहे हैं, कहीं से रोजगार के लिए आवाज भी नहीं आ रही। आज मर गया ये लड़ाई रोजगार के लिए। उस रोजगार की लड़ाई को मैं जिंदा करूंगा, और जितना से जितना ज्यादा नौजवान वहां खड़ा है उसको मैं रोजगार दिलाने का काम। दूसरी बात, पूरी व्यवस्था के साथ लोगों को जोड़ूंगा। सरकार की कई व्यवस्थाएं हैं, लेकिन आम जन उस व्यवस्था को नहीं जानते, जिस वजह से कई अधिकार, कई चीजें उनको नहीं मिलती। लोग यही सोचते हैं नीति का नियति है, कोई मर जाता है सरकार उसके लिए व्यवस्था करती है, उन तक नहीं पहुंच पाता है, मालूम नहीं। पंचायत प्रतिनिधि भी नहीं बताते हैं, एमएलए एमपी और बाकी लोग का जो ये है व्यवस्थाएं है, उस व्यवस्था में भी हम लोग 2 चीजें गिनवाई, एक तो रोजगार का मुद्दा और दूसरा सरकार की ओर से जो व्यवस्थाएं हो सकती है, और तीसरा मेरा सपना रहा है, और उस वक्त भी मैं जब जिला अध्यक्ष था तब भी मैं इन बातों को रखता था कि घाटशिला को एक अलग जिला का दर्जा प्राप्त हो, एक जिला बने। सुदूर ग्रामीण जंगल नक्सल क्षेत्र था कभी वो, आज विकास में गांव जमशेदपुर शहर तो चकचकाता है, लेकिन गुड़ाबांधा के जंगल में आज भी वही अंधेरा छाया रहता है। इसलिए मेरा सपना है कि वो क्षेत्र जिला बने, और जिला बनने के लिए मैं मुझसे जितना हो सकेगा, जो भी लड़ाई लड़ना पड़ेगा लड़ेंगे। और ही साथ राज्य स्तरीय के कई मुद्दे हैं जिसपे वहां की जनता भी प्रभावित होगी। इसलिए बाकी सब पत्तों को मैं अभी नहीं खोलूंगा, बाकी पत्ते को रहने दीजिए, आपसे आग्रह है, और बस दुआ कीजिए कि सब कुछ ठीक। तो ये थे हमारे साथ रमेश हांसदा जी। जैसा कि मैंने कहा, भाजपा का एक बड़ा चेहरा है, राज्यकाल कार्यकारिणी समिति के सदस्य है, पश्चिम बंगाल के सह प्रभारी है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति में एसटी मोर्चा के सदस्य रहे हैं, और निश्चित रूप से इनका नाम भी घाटशिला के समर में उछल रहा है। हालांकि देखने वाली बात यह होगी कि भाजपा अंतिम समय में किस चेहरे पर दांव लगाती है, क्योंकि पीएम मोदी की जो यह भाजपा है अंतिम समय में क्या निर्णय ले, अक्सर यह लोगों को चौंका।